अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं हूं मोहम्मद ममरेज़ और आप देख रहे हैं ममरेज़ इलेक्ट्रिक यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम सीलिंग फ़ैन वाइंडिंग मशीन के बारे में डिटेल के साथ बातचीत करेंगे कि अगर किसी भी साथी ने सीलिंग फ़ैन वाइंडिंग के लिए कोई मशीन लेनी हो तो किस तरह की मशीन लेनी चाहिए, कहाँ से मिलती है, कितने प्राइस के अंदर मिलती है और मशीन लेते वक्त किन किन चीज़ों पे हमारी नज़र होनी चाहिए, कौन सी चीज़ों पे हमारा फोकस ज़्यादा होना चाहिए। लेकिन वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचते रहे। तो आइए बढ़ते हैं आज की इंटरेस्टिंग वीडियो की तरफ। तो फ्रेंड, जैसा कि आप जानते हैं कि अब आहिस्ता आहिस्ता गर्मी शुरू हो रही है और जैसे ही गर्मी शुरू होती है तो सीलिंग फ़ैन ज़्यादा मिकदार में बनने के लिए आ जाते हैं। उसकी रीज़न ये होती है कि गुज़श्ता सीज़न के अंदर जो पंखे ख़राब हो चुके होते हैं, जल चुके होते हैं, तो सर्दी करीब आने की वजह से लोग उनको वैसे ही छोड़ देते हैं कि चलो आगे सर्दी है, इसकी ज़रूरत नहीं है, बाद में बनवा लेंगे। तो जैसे ही सीज़न शुरू होता है तो सीज़न के शुरू में सीलिंग फ़ैन ज़्यादा आते हैं, तो ऐसे सीलिंग फ़ैन को कवर करना आम गाहक के लिए मुश्किल हो जाता है। तो फिर दोस्तों, वक्त को बचाने के लिए सीलिंग फ़ैन को मशीनी वाइंडिंग के लिए कहीं पे ले जाना पड़ता है। तो कई दोस्त ऐसे होते हैं जो शौक़ रखते हैं कि हम अपनी सीलिंग फ़ैन वाइंडिंग मशीन ले लें और ख़ुद भी अपने पंखे उस पर वाइंड करें और करीब की जो दुकानें हैं वो भी उससे फ़ायदा उठा सकें। तो मशीन लेना कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, इतनी मुश्किल नहीं है। बहुत सारी जगहों पर अब ये मशीनें बन रही हैं, कंपनीज़ के अंदर भी बन रही हैं, कारखानों के अंदर भी और लोकली बहुत सारी जगहों पे लोग बना रहे हैं। तो बाज़ औक़ात ये होता है कि नए दोस्त होते हैं, उनको इतनी ज़्यादा मशीन के बारे में अवेयरनेस नहीं होती, तो वो अपने पैसे बचाने के लिए कोई सस्ती मशीन ले बैठते हैं और बाद में फिर वो बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे होते हैं और परेशान हो रहे होते हैं कि अब हम क्या करें। आज की वीडियो में मैं आप दोस्तों को बताऊंगा कि किस तरीके से आप एक अच्छी मशीन परचेज़ कर सकते हैं और अच्छी मशीन लेने के लिए कौन कौन सी चीज़ें आपके जहन में होनी चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले हम आ जाते हैं इस मशीन के सामने वाले सेक्शन के ऊपर। ये इसका बहुत ही मेन सेक्शन होता है, यहीं पे आपका पंखा वाइंड होता है और यहीं पे आपकी तार आ रही होती है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत अहम सेक्शन होता है किसी भी मशीन का। तो सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं इन साइड प्लेट्स की, जिसको इस मशीन के कान भी कहा जाता है और साइड वाली प्लेट भी कहा जाता है। तो दोस्तों, जो भी मशीन आपने लेनी हो तो उसकी प्लेट्स आपने देख लेनी है कि वो बहुत ही ज़्यादा मुलायम होनी चाहिए, क्योंकि जब आपकी मशीन चलती है तो ये तार रफ्तार के साथ इस कान के ऊपर आके लगती है। तो अगर ये खुरदरा हो और इसके अंदर इसकी नोक उभरी हुई हो तो फिर आपकी जो वायर है वो बार बार ब्रेक हो जाती है और इसी तरीके से जो वायर का इंसुलेशन है वो भी उतर जाता है। तो आपने इसके कान देख लेने हैं और बेहतर यह है कि आप ये कान ब्रास वाले लें या फिर आप स्टील वाले लें, इसलिए कि ब्रास और स्टील के जो कान आप इसके लगवाएंगे तो वो बहुत ही ज़्यादा मुलायम होते हैं और उनके ऊपर खुरदरापन नहीं होता। और ब्रास से बेहतर भी स्टील है, क्योंकि स्टील ज़्यादा मजबूत होती है। अगर आप ज़्यादा अरसे तक इस मशीन को चलाते भी हैं तो बार बार तार इसके ऊपर लगने की वजह से किसी किस्म की जरी नहीं बनती और आपकी मशीन वैसे की वैसे रहती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इसके जो कान और इसकी जो साइड प्लेट्स हैं इनके ऊपर आपने अपना फोकस करना है कि ये बहुत ही ज़्यादा मुलायम होनी चाहिए, बहुत ही ज़्यादा फिनिशिंग के साथ इनको बनाया गया हो। इसलिए कि जो मशीनें लोकली बनाई जाती हैं उनके अंदर इन प्लेट्स के ऊपर कोई ख़ास तवज्जो नहीं दी जाती। लोहे की प्लेट्स इस्तेमाल की जाती हैं, वो भी खुरदरी होती हैं। नतीजतन आपकी जो वायर होती है उसकी इंसुलेशन ख़राब होती रहती है और ये इंसुलेशन ऐसी चीज़ है कि अगर ये पहले से ही ख़राब हो तो वो पंखा आपका ज़्यादा देर नहीं चलता, कंप्लेंट्स आपके पास ज़्यादा होंगी। उसके बाद दूसरी चीज़ है इसकी डाई। तो ये डाई भी आप जानते हैं कि तार यहाँ पे आके लगती है इन जगहों पे। तो अगर ये डाई मुलायम होगी तो आपकी तार अच्छे तरीके से बग़ैर इंसुलेशन ख़राब हुए आपके स्लॉट के अंदर जाती रहेगी। और अगर आपकी ये डाई मुलायम ना हो और इसकी फिनिशिंग अच्छी ना हो तो फिर ये आपके तार के टूटने का सबब बन सकती है और इसी तरीके से तार ना भी टूटे तो उसकी जो इंसुलेशन है वो ख़राब होती रहती है। तो ये डाइज भी आपको ब्रास की भी मिल जाती हैं और स्टील
स्टील की भी मिल जाती हैं और इसके अलावा लोहे की भी मिल जाती हैं। तो कोशिश करें कि ये डाइज़ आपकी या तो ब्रास की हों, या ब्रास से भी बेहतर ये है कि आपकी ये डाइज़ स्टील की हों। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस मशीन की जितनी भी डाइयाँ हैं वो सारी की सारी स्टील की बनी हुई हैं और ये कभी भी ख़राब होने का इनके अंदर कोई चांस नहीं होता। ना तो इनके ऊपर जरी बनती है और ना इनको ठोकर लगने से कुछ होता है, क्योंकि स्टील आपको पता है कि बहुत ज़्यादा मजबूत होती है। तो ये काफ़ी अरसा चलने के बाद भी इनके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर ये डाइयाँ आप लोहे वाली लेते हैं तो वो थोड़े अरसे के बाद उनके ऊपर जंग आना शुरू हो जाता है और इसी तरीके से उनके ऊपर खुरदरापन भी होता है, जरी भी बन जाती है। जबकि स्टील या ब्रास की जो डाइयाँ होती हैं उनके ऊपर जंग बिल्कुल नहीं आता। और इसी तरीके से साइड प्लेट भी अगर आपकी स्टील की या फिर ब्रास की होती हैं तो उनके ऊपर जंग नहीं आता। तो सबसे पहले आपका फोकस इन्हीं चीज़ों पे होना चाहिए कि आपकी जो प्लेट्स हैं और आपकी जो डाइयाँ हैं वो बहुत ज़्यादा मुलायम हों, वो स्टील की हों या ब्रास की हों। बाद मेन चीज़ है ये पाइप। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक पाइप दिया हुआ है और इसके दोनों तरफ आप देखें तो ये कांच के मोती लगे हुए हैं, इस तरफ भी और इसकी दूसरी तरफ भी। कुछ मशीनें ऐसी भी होती हैं जिनके अंदर मोती इस्तेमाल नहीं किया जाता, यहाँ पे सिर्फ पाइप लगा दिया जाता है। तो जब यहाँ से तार गुजरती है तो तार की जो इंसुलेशन है वो ख़राब होती है और इसी तरीके से आपकी वायर भी बार बार ब्रेक होती है। तो आपने इस पाइप को देख लेना है कि इसके दोनों तरफ कांच के मोती लगे हुए हों ताकि आपको वायर के टूटने का मसला पेश ना आए और इसी तरीके से आपकी वायर की इंसुलेशन भी ख़राब ना हो। उसके बाद बात कर लेते हैं इस स्लाइड की। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फैन को सेट करने के लिए यहाँ पे एक स्लाइड दी हुई है जो कि आगे पीछे हो रही है, आप देख सकते हैं। तो इस स्लाइड के अंदर आप देख सकते हैं कि बिल्कुल भी इसके अंदर चाल पैदा अभी तक नहीं हुई। हालांकि ये मशीन काफ़ी अरसे से इस्तेमाल हो रही है तो इसके अंदर बिल्कुल भी चाल पैदा नहीं हुई, इसलिए कि इसके अंदर जो स्लाइड इस्तेमाल की गई है वो लीनियर स्लाइड है। तो इस तरह की अगर आप स्लाइड इस्तेमाल करते हैं तो ये लॉन्ग लाइफ होती है और काफ़ी अरसा चलने के बाद भी इसके अंदर किसी किस्म की कोई चाल पैदा नहीं होती। इसके अंदर अगर पिले आ जाए तो इसका नुकसान ये होता है कि आपका स्टेटर एक जगह पे ठहरता नहीं है, बल्कि आपका स्टेटर वाइब्रेट करता है, हरकत करता है, जिसकी वजह से जो आपकी वायर है यहाँ पे बाज़ औक़ात फंस जाती है या 1-2 टन आपके बाहर रह जाते हैं और उनकी वजह से फिर बाकी वायर भी आपकी बाहर बनती है, यानी कोयल आपकी सलाट से बाहर बनना शुरू हो जाती है। तो उसकी वजह ये होती है कि जो आपकी ये स्लाइड है इसके अंदर लचक पैदा हो जाती है और स्टेटर आपका वाइब्रेट करने लगता है। तो जितनी मजबूत आपकी ये स्लाइड होगी इसके अंदर कोई भी वाइब्रेशन का चांस बाकी नहीं रहेगा और स्टेटर एक जगह पे आपका फिक्स रहेगा। बात करें तो आप देखें इसकी जो मेन शाफ्ट है यहाँ पर भी एक मोटे पाइप का इस्तेमाल किया गया है और इसके अंदर भी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कांच का मोती इस्तेमाल किया गया है, इसलिए कि यहाँ से भी तार होकर गुजरती है। ऐसी मशीन आप हरगिज़ ना लें जिसके अंदर यहाँ पे मोती इस्तेमाल ना किया गया हो, इसलिए कि यहाँ पे आके आपकी वायर ख़राब हो सकती है। तो इसलिए यहाँ पे वायर को बचाने के लिए एक कांच का मोती दिया हुआ होता है। तो इसी तरीके से अपनी वायर को महफूज रखने के लिए एक चीज़ ये भी ज़रूरी है कि वायर आपकी जिस जगहों से गुजर के आ रही होती है वहाँ पे वायर की इंसुलेशन को ख़राब करने वाली कोई चीज़ मौजूद ना हो। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वायर यहाँ से गुजरती है तो यहाँ पे आपको एक मोती लगा हुआ नज़र आता है। तो यहाँ से तार जब गुजरती है तो इसकी इंसुलेशन बिल्कुल ख़राब नहीं होती क्योंकि ये मोती के साथ लग के ऊपर जा रही होती है। और यहाँ पे आप देखते हैं कि तार को कंट्रोल करने के लिए भी यहाँ पे फोम के पीस दिए हुए हैं और इसके दरमियान कपड़ा लगाया गया है ताकि आपकी वायर किसी भी तरीके से रगड़ ना खाए। यहाँ से आपकी वायर गुजर के जाती है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक रोलर लगाया हुआ है और इस फिरकी के ऊपर से तार होके गुजरती है। तो इसलिए यहाँ भी आपके तार के ख़राब होने का कोई चांस नहीं है। और इसको स्मूथ बनाने के लिए इसके अंदर एक छोटा बेरिंग इस्तेमाल किया गया है ताकि ये बड़े स्मूथ तरीके से चलती रहे और
किसी भी तरीके से आपकी वायर ख़राब ना हो। तो ये एक अच्छी मशीन की अलामत होती है कि जहाँ पर भी कोई घूमने वाली चीज़ है वहाँ पे बेरिंग इस्तेमाल किया जाता है। तो इसकी इस रील के अंदर भी छोटा बेरिंग इस्तेमाल किया गया है। तो जब आपकी मशीन चलती है तो ये तार इस शाफ्ट के बिल्कुल सेंटर में से होके गुजरनी चाहिए, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसलिए कि अगर ये सेंटर में से नहीं जाएगी तो फिर आपकी वायर बार बार ख़राब होगी, इंसुलेशन उसकी ख़राब होगी या फिर वायर ब्रेक भी हो सकती है। तो ये वो चीज़ें होती हैं जिनकी वजह से हमारी वायर ब्रेक हो रही होती है बार बार। और इसी तरीके से यहाँ पे आप देखें तो बास्केट के ऊपर रखने के लिए एक पतरी कंपनी की तरफ से दी जाती है और इसके अंदर भी उसी तरीके से कांच का मोती यहाँ पे फिक्स किया हुआ होता है। तो यहाँ से आपकी वायर निकल के फिर ऊपर इस स्टैंड की तरफ आती है। तो आप देखें कि ऊपर भी मोती दिया हुआ है और नीचे इस पतरी के अंदर भी मोती दिया हुआ है। तो बास्केट के ऊपर अगर आप ये पतरी रख लेते हैं तो आपकी वायर ज़्यादा उलझेगी नहीं और सही प्रॉपर तरीके से ये आपकी वायर यहाँ से निकल के ऊपर की तरफ आएगी और यहाँ से फिर कंट्रोल होके इस पुल्ली में से गुज़र के फिर मेन शाफ्ट के अंदर जाती है और यहाँ से निकलती है। तो यहाँ पे भी मोती का इस्तेमाल किया गया है। उसके बाद इस पाइप के अंदर आ जाती है और यहाँ पर भी दोनों साइड पे मोती दिए गए हैं। और फिर जैसे ही मशीन चलती है तो ये वायर बार बार डाई और इन प्लेटों के ऊपर लगती है। तो ये आपकी प्लेटें और डाइयाँ भी चूँकि बहुत ज़्यादा मुलायम है तो किसी भी तरह आपकी जो वायर है वो ख़राब नहीं होती। तो फ्रेंड इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि गाइड करने वाली हैं, लेकिन आज की वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है तो इंशाल्लाह इस वीडियो के अगले पार्ट के अंदर आप देख पाएंगे कि इसके अलावा कौन कौन सी चीज़ें हैं जो मशीन ख़रीदते वक्त हमारे जहन में होनी चाहिए। आज की वीडियो यहीं तक थी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।